अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। एक सांप किसी दुकान में घुस आया। वहाँ एक आरी पड़ी थी। सांप का जिस्म आरी से टकराया और कट गया। उसे खून बहने लगा तो उसने गुस्से में आकर आरी को डंक मारा, जिससे उसका मुंह भी ज़ख्मी हो गया। उसने मज़ीद गुस्से में आकर ख़ुद को आरी के गिर्द लपेटा और दबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका सारा जिस्म कट गया। हम भी बाज़ औक़ात किसी दूसरे को नुकसान करने के लिए गुस्से से कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा अपना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ज़िंदगी जीने के लिए कुछ बातों को, कुछ कामों को, कुछ इंसानों को बर्दाश्त करना ही पड़ता है। बर्दाश्त बेहतरीन क़ुव्वत है। सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। आज के लेक्चर में हम इंटरव्यू के उसूल बयान करेंगे। तो इंटरव्यू का पहला उसूल ये है कि सादा ड्रेसिंग हो, इंसान का लिबास सादा हो। मर्द शलवार कमीज़ पहने और वास्कट पहन लें, या फिर पैंट शर्ट पहनकर कोट पहन लें। और जो ख़वातीन हैं वो भी ज़्यादा फैशनेबल लिबास ना पहने, सादे लिबास को तरजीह दें। और जाते हुए असल कागज़ात और साथ 2 अदद अटेस्टेड कापियाँ लाजमी लेकर जाएं। ओरिजिनल चालान फार्म संभाल के रखें जिसमें आपने फ़ीस अदा की थी, और उसके साथ NOC, अगर आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है तो NOC लाजमी साथ लेकर जाएं। किस वक्त पहुंचना चाहिए? इंटरव्यू से कम अज़ कम 1 घंटा पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मोबाइल जमा करने होते हैं और लोगों को कुछ नंबर अलाट करने होते हैं कि आपका इंटरव्यू किस नंबर पर होगा, पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर होगा। तो इसलिए कम अज़ कम 1 घंटा पहले तो ज़रूर पहुंचना चाहिए। और अगर सेंटर बहुत दूर हो तो 1 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए, किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास। तो कमरे में दाखिल कैसे होना है? जब आपको पुकारा जाए कि आपके इंटरव्यू की बारी है तो दरवाज़ा खोल कर इजाज़त तलब करें। जो उर्दू वाले हैं वो तो उर्दू ही में बात करें, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन इस्लामियात, रियाजी या साइंस वाले वो मे आई कम इन सर भी कह सकते हैं। तो जब वो इजाज़त दें तब अंदर दाखिल होना है, ज़बरदस्ती नहीं घुस जाना। और जब आप दाखिल हो जाएं तो अस्सलामुअलैकुम कहें। आपकी आवाज़ दरमियानी होनी चाहिए, बहुत मध्यम भी ना हो और बम की तरह बहुत भारी भी ना हो। और वो ख़ुद कहेंगे कि तशरीफ़ रखें, लेकिन अगर वो ख़ुद ना कहें तो ख़ुद ब खुद नहीं बैठ जाना, बल्कि इजाज़त तलब करनी है कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ। जब आप बैठ जाएं तो उसके बाद इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू पैनल में 4 लोग होते हैं उमूमन। एक चेयरपर्सन होता है, 2 माहिर मज़मून होते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट। जो चेयरपर्सन होता है उसके पास 50 नंबरों का इख्तियार होता है। इंटरव्यू 100 नंबरों का होता है, जिसमें से 50 नंबर चेयरपर्सन के पास होते हैं और 20-20 नंबर माहिरीन मज़मून के पास होते हैं और 10 नंबर साइकोलॉजिस्ट के पास होते हैं। बाज़ औक़ात माहिर मज़मून 1 होता है तो उसके पास फिर 40 नंबर होते हैं। चेयरपर्सन किस तरह के सवालात करता है? चेयरपर्सन 4 तरह के सवालात करता है। ज़ाती, जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसकी ज़ात के बारे में होते हैं कि वो क्या काम करता रहा है, उसके बहन भाई कितने हैं, वो क्या करते हैं, शादीशुदा है कि नहीं वगैरह। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में, यानी मुतालिया पाकिस्तान समझ सकते हैं आप। उसके बाद इस्लाम के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग मुसलमान ही हैं इसलिए इस्लाम के बारे में भी सवाल किए जाते हैं। उसके बाद हालात हाज़िरा। चेयरपर्सन ये 4 तरह के सवालात लाजमी करता है। बाज़ औक़ात मज़मून के बारे में भी सवाल कर लेता है। मुझसे खुदी और बेखुदी का सवाल जो है वो चेयरपर्सन ने किया था। मतलब उनका जो दिलचस्पी है वो बाज़ औक़ात होती है, जो चेयरपर्सन है तो वो भी कोई इस तरह का सवाल कर सकता है। अब मैं अपने इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सवालात किस तरह किए जाते हैं। तो पहले बताया कि ये
जो चेयरपर्सन साहब हैं ये हालात हाजरा के बारे में सवाल करते हैं। तो मुझसे सवाल किया गया था, उस वक्त धरने हो रहे थे कादम रिजवी साहब के, तो पाकिस्तान का बड़ा मसला क्या है, इस बारे में जो है ना पाकिस्तान के मुतल्लिक़ कुछ बातें हुई और कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत इख्तियार की। अब ये मुतालिया पाकिस्तान का सवाल बनता है। मुझसे खैर इस्लाम के बारे में तो कोई सवाल नहीं हुआ, शायद दाढ़ी देख कर उन्होंने कहा इसको तो आते ही होंगे, इससे नहीं पूछते, लेकिन पूछते हैं। बाद का दुआए कनूत सुन लेते हैं, कलमे सुन लेते हैं, तर्जमा सुन लेते हैं, नमाज जनाजा की दुआएं सुन लेते हैं। तो ये चीज़ें लाजमी याद होनी चाहिए। और जब आम तौर पर जो तारुफ करवाया जाता है ना, इसके बारे में लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि तारुफ किस तरह करवाना है। मैं अपना बताता हूँ कि जब मैं कुर्सी पर बैठा तो चेयरपर्सन ने खुद ही मेरा तारुफ करवाना शुरू कर दिया। मुजाहिद इरफान, मैंने कहा जी सर। वालिद का नाम मुख्तार अहमद, जी सर। आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा जी मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के गांव दरेका खुर्द से हूँ। यानी यूँ समझे कि एक सवाल तारुफ का जो है ना जो मैंने जवाब दिया, बाकी उन्होंने खुद ही बताए और मैं हाँ हाँ करता गया। लेकिन अमूमन ये होता है कि जी अपना तारुफ करवाएं, तो तारुफ में अपना नाम, वालिद का नाम, अपना ज़िला वगैरह वो बताएं। उसके बाद मैट्रिक से लेकर आगे तालीम भी बताएं। बाज़ औक़ात तो वो सवाल करते हैं कि आपने ये डिग्री किस यूनिवर्सिटी से की, नंबर कितने हैं। तो इस तरह के भी फिर बाज़ सवाल जो है ना वो पूछ लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये भी बताया, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने ये बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी कि आप मुबारकबाद कबूल करें कि आप मेल और फीमेल इन दोनों में से टेस्ट के टॉपर हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा जी अब आप सवाल करें, यानी इशारा किया जो 2 माहिर मजमून थे उर्दू के कि जी अब आप सवाल करें, देखते हैं अब आप इंटरव्यू में क्या करते हैं। टेस्ट में तो आपने टॉप किया। तो उसके बाद फिर जो उर्दू के माहिर मजमून हैं उन्होंने सवाल शुरू किए। जो पहला सवाल उन्होंने किया वो ये किया कि आपने एम.ए. उर्दू में कौन कौन से मज़ामीन रखे हुए थे। तो वो 10 मजमून जो थे उनके मैंने ज़ुबानी नाम बताए। तो आप भी अपने मज़ामीन जो BS उर्दू या M.A. उर्दू में हैं वो लाजमी याद करके जाएं, बल्कि उनके नंबर भी याद रखें कि तनकीद के पर्चे में मेरे कितने नंबर थे, वो ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद उन पर्चों को ज़हन में रख कर, क्योंकि मेरी डिग्रियां उनके पास थी, M.A. की डिग्री देख कर वो जो है ना वो मुझसे सवाल करते रहे, ड्रामा निगारी के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में, नासिर काज़मी के बारे में वगैरह वगैरह। तो बाज़ औक़ात जो है ना इंटरव्यू के लिए वो उम्मीदवार परेशान रहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से की जाए। देखें, इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इंटरव्यू में एक ही सवाल को मज़ीद जो है ना वो तफसील से पूछते हैं। जैसे उन्होंने कहा जी नासिर काज़मी की किताबों के नाम बताएं, तो मैंने किताबों के नाम बताए, तो उन्होंने किताबों के नामों के मानी पूछने शुरू कर दी। जब वो बताए तो कहा जी इनकी पहली किताब कौन सी है, दूसरी कौन सी है वगैरह। अब जी मसलक और सियासत, इन दोनों को ज़हन में रखें कि मसलक और सियासत के हवाले से आपने न्यूट्रल रहना है। आपका जो भी मसलक है, आपने दूसरे को जो है ना वो ये नहीं साबित करने की कोशिश करनी जी वो गलत हैं हम सही हैं, और शिद्दत पसंदी इख्तियार नहीं करनी। आपने रवादारी का मुजाहरा करना है। इसी तरह सियासत, वो जानबूझ कर कहते हैं जी इमरान खान तो ठीक नहीं है, हो सकता है वो इमरान खान के फॉलोअर हूँ, उनको मानने वाले हों, तो जानबूझ कर जो है ना वो इस तरह की बातें करेंगे। तो आपने जो है ना दरमियाना सा कोई रास्ता इख्तियार करना है। आमतौर पर यह होता है कि जवाब ना भी आता हो तो तुक्के लगाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। गलत बताने से चुप रहना बेहतर है। माजरत करनी चाहिए, लेकिन माजरत भी कॉन्फिडेंस के साथ करनी चाहिए कि माजरत सर ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा, या माजरत सर मुझे भूल गया है। ऐसा आपका कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो। बेशक आपको जवाब नहीं आता, ज़ाहिर है अब कोई भी मजमून हो, सिर्फ उर्दू ही नहीं, मज़ामीन जो हैं वसी हैं, सारा इल्म तो इंसान को याद नहीं ना होता, तो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दें। टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी में फ़र्क थोड़ा सा मैंने इधर बताया कि टेस्ट और इंटरव्यू में क्या फ़र्क है, मज़ीद बताता हूँ। टेस्ट में मारूज़ी सवालात याद किए जाते हैं, यानी 4 मुमकिन जवाबात, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। 4 मुमकिन जवाबात याद ही नहीं करने चाहिए। सवाल याद करें, डायरेक्ट जवाब याद करें, जवाब को समझने की कोशिश करें कि अगर इस सवाल का ये जवाब है तो क्यों है, उस पर कोशिश करें। जैसे इल्म बयान है, इल्म बदी है, कुछ चीज़ें होती हैं रट्टे लगाने वाली, जैसे किताब है आब हयात किसकी किताब है, अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अब इसमें जब वो समझने वाली तो कोई बात नहीं, इसको तो रट्टे ही लगाना पड़ेगा ना।
तो बाज़ चीज़ें होती हैं याद करने वाली, उसको समझना चाहिए कि ये इसका जवाब कैसे है, और सवाल याद करें, डायरेक्ट जवाब याद करें, ऑप्शन में पढ़ने की कोशिश ना करें। इस तरह फिर टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी भी होती रहती है। अब टेस्ट में तो एक सवाल होता है, उसका जवाब होता है, ऑप्शन होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ऑप्शन नहीं बताए जाते, डायरेक्ट सवाल किया जाता है, और वो बाज़ का तो एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है। जैसे मुझसे सवाल किया गया कि शोरिश काश्मीरी ने कौन सा रसाला जारी किया, तो अब इसका जवाब चट्टान है, मैंने एक लफ्ज़ ही बोला कि चट्टान। और बाज़ जवाब होते हैं जो तफसीली होते हैं, वो उस सवाल में से मज़ीद सवाल निकालते हैं। जैसे जी बांगे दरा किसकी किताब है, आप बताएंगे जी अल्लामा इकबाल की, वो कहेंगे जी ये उर्दू की है या फ़ारसी की है, आप बताएंगे जी उर्दू की है, तो वो कहेंगे जी ये किस नंबर की है, यानी पहली है, दूसरी है, तीसरी है, या इसका कोई शेर, कोई इसी की कोई नज़म का नाम बताएं। तो इस तरह फिर सवाल को आगे मज़ीद वो जो है ना लेकर चलते हैं। यानी टेस्ट में मरूज़ी और इंटरव्यू में इंशाइया सवालात होते हैं। तो आप इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त MA का सिलेबस या BS का सिलेबस, इनके जो इंशाइया सवालात हैं ना, उन पर कोशिश करें कि जो तफसीली हैं, एक एक सफ़ा, जैसे तरक्की पसंद तहरीक है, इसके बारे में आपके पास मालूमात तकरीबन एक सफ़े पर मुश्तमिल होनी चाहिए, क्योंकि वो इसमें मज़ीद सवाल कर सकते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इसके तनकीद निगार कौन कौन हैं, इसके शायर कौन कौन हैं, किसी का कोई शेर सुनाएं, किसी अफसाने का नाम बताएं। तो इसलिए फिर जो है इंटरव्यू में थोड़े तफसीली सवालात होते हैं। मैंने इंटरव्यू के भी और टेस्ट के भी नोट्स बनाए हुए हैं PDF में, उनसे तैयारी करवाता हूँ। अगर आप में से किसी को चाहिए हूँ तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मुजाहिद फ़रसाद। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि लेक्चरार उर्दू के टेस्ट और इंटरव्यू और CTI के इंटरव्यू के लिए इंटरमीडिएट की उर्दू में से कौन कौन सी चीज़ तैयार करनी चाहिए। अगर हम 11वीं का सिलेबस देखें तो उसमें हिस्सा नस्र में अफसाने और मज़ामीन वगैरह शामिल हैं। जैसे अपनी मदद आप सर सैयद का मज़मून है, अदीब की इज़्ज़त प्रेमचंद का अफसाना है, ओवरकोट ग़ुलाम अब्बास का अफसाना है, और सिफारिश अहमद नदीम कासमी का अफसाना है। तो इसमें जो भी असबाक दिए हुए हैं उन सब के नाम और आगे मुसन्निफ़ीन के नाम ये अच्छी तरह तैयार करने चाहिए। इसके बाद हिस्सा नज़्म है, उसमें तकरीबन 13 नज़में हैं। उन नज़मों के नाम और शायरों के नाम ये याद करने चाहिए, और हर नज़्म में से एक एक शेर कम अज़ कम, क्योंकि इंटरव्यू में बाज़ औक़ात ये पूछ लिया जाता है कि फ़लाँ शायर का कोई शेर सुनाएं, या फ़लाँ शायर की नज़्म का कोई शेर सुनाएं, या फ़लाँ नज़्म का कोई शेर सुनाएं। तो कम अज़ कम एक शेर ज़रूर याद करना चाहिए। उसके बाद हिस्सा गज़ल है। गज़ल में 7 शायर हैं, एक शायर की 2 गज़लें हैं, यानी 14 गज़लें। तो बेहतर तो ये है कि 14 की 14 गज़लें ज़ुबानी याद हों, क्योंकि इंटरव्यू में बाज़ औक़ात सिर्फ़ शेर नहीं सुने जाते बल्कि पूरी पूरी गज़ल सुनी जाती है। तो बेहतर है कि पूरी गज़ल याद हो, और अगर तरन्नुम के साथ याद कर लें, जिसकी आवाज़ अच्छी है, तो ये एक नेमत है, तो ये सुनने पे सुहागा है। अब गज़ल के बाद इसमें फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में मुकालमा नवीसी है, रुदाद नवीसी है, रोज़नामचा नवीसी है, दरख्वास्त नवीसी है, और तलखीस नवीसी है, रसीद नवीसी है। तो इन सब के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि मुकालमा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी क्या हैं, इस्तिलाही मानी क्या हैं, और मुकालमा लिखने के उसूल क्या हैं। इसी तरह रुदाद नवीसी, दरख्वास्त नवीसी, इनके उसूल वगैरह ये सब मालूम होने चाहिए। और अगर हम हिस्सा क़वाइद देखें तो फ़र्स्ट ईयर में तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह, मतला, हुस्न मतला, मक़ता, रदीफ़ और काफ़िया वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, इनकी तारीफ़ें मालूम होनी चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए। इसके अलावा हिस्सा नस्र, हिस्सा नज़्म और हिस्सा गज़ल, इनमें इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज, मुहावरात,
और तराकीब वगैरह उनके मानी भी याद करने चाहिए। तो इसके लिए कोई इमदादी किताब ख़रीदी जा सकती है। शरह सरमाया उर्दू अच्छी है, तफ़हीम उर्दू भी अच्छी है। अब आते हैं सेकंड ईयर के सिलेबस की तरफ। तो 12वीं जमात की उर्दू में फ़र्स्ट ईयर की तरह हिस्सा नसर है, हिस्सा नज़्म है, हिस्सा गज़ल है। तो हिस्सा नसर में खाके हैं, अफसाने हैं, ड्रामे हैं, नावल हैं। जैसे कुर्तबा का काजी सैयद इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है, हवाई बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का सफ़रनामा है, पहली फ़तह नसीम हिजाज़ी का नावल है, और अयूब अब्बासी प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है। इसी तरह और भी हैं। तो उन सब के नाम और मुसन्निफ़ीन के नाम ये अच्छी तरह याद करने चाहिए। इसके बाद हिस्सा नज़्म, उसमें भी तकरीबन 10 नज़में हैं, उनके नाम और शायरों के नाम, और नज़मों में से हर नज़्म का कम अज़ कम एक शेर याद होना चाहिए। जैसे इसमें नात है हफ़ीज़ ताइब की सेकंड ईयर के सिलेबस में। तो 2017 में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हफ़ीज़ ताइब की नात का कोई शेर सुनाए। तो इसलिए ये सिलेबस जो है ना वो इस तरह याद करना चाहिए। साथ ही गज़लें हैं, तो शायरों के नाम और उनकी गज़लें ये मालूम होना चाहिए कि ये शेर किस शायर का है, और इनका मुख्तसर तारुफ़ जो है ना वो भी लाजमी याद करना चाहिए। मुझसे इंटरव्यू में नासिर काज़मी और अल्लामा इकबाल इनकी किताबों के नाम वगैरह और इनके शेर ये सुने गए थे और ये सिलेबस में शामिल हैं। अगर हम ये देखें कि इस सिलेबस में मज़ीद कौन कौन सी चीज़ शामिल है, यानी नस्र, नज़्म और गज़ल के बाद, तो उसमें मज़मून नवीसी है। यानी सेकंड ईयर के सिलेबस में जो तवील एक सवाल है, इसके नंबर भी ज़्यादा होते हैं, वो मज़मून का है। तो मज़मून किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी क्या हैं, इस्तिलाही मानी क्या हैं, मज़मून और मकाले में क्या फ़र्क होता है, और इसके हिस्से कितने हैं। जैसे तमहीद है, इब्तदाइया, और नफ्स मज़मून है, इख्तिताम है, और मज़मून लिखने के उसूल क्या हैं। इसी तरह इसके साथ एक और सवाल है ख़त वाला, यानी दरख्वास्त वगैरह जो है वो फ़र्स्ट ईयर में है और ख़त जो है वो सेकंड ईयर में है। तो ख़त किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी, इस्तिलाही मानी, ख़त को और क्या क्या कहते हैं, जैसे मकतूब वगैरह। तो ख़त के उसूल क्या हैं, और इसके क़वाइद में रमूज़ औक़ाफ़ वाला सवाल बहुत अहम है। इस पर मैं पहले एक लेक्चर दे चुका हूँ। रमूज़ औक़ाफ़ क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, ये रमूज़ औक़ाफ़ कितने हैं, उनकी अलामतें क्या क्या हैं, और उनका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो PPSC पर एतराज़ात किए जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें, मेहनत करें। तो मेहनत जो है ये इंसान को आगे लेकर जाती है। वो ख़ुद को ठीक कर रहे हैं PPSC वाले। तो साकिब लखनवी का शेर मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छा शेर है। ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफ़स टूटा नहीं फरियाद से। लिहाजा मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह के दर से उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।